बेटा लास्ट क्लास में, हरे कृष्णा बच्चों, कहाँ गए आधे गए? कल लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, एक बुक देना जल्दी इधर। बेटा कल एक बार लास्ट पॉइंट बताना, क्या था कल लास्ट पॉइंट? अच्छा हाँ बेटा, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स मैट के हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। देखो पेज नंबर 1.113, एग्जाम्पल नंबर 2। पेज नंबर 1.113, एग्जाम्पल नंबर 2। कल हम लोगों ने जब डिस्कशन किया था मैट मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, कम से कम बताओ आपको क्या देना पड़ेगा? मैट तो देना ही पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत, अगर आप अच्छी, मैंने ज़्यादा नहीं बोला था, मैंने ये कहा था अगर आप अच्छी प्लानिंग कर लेते हो जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, नलीफाई होती है, बहुत कम हो जाती है, तो फिर गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न बनाया मैट का, सेक्शन 115 JB। मैट किस पर कैलकुलेट किया जाता है? बुक प्रॉफिट्स पर कैलकुलेट। अब ये बुक प्रॉफिट्स क्या होते हैं आपके काम की बात नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा पूछा जाएगा तो मैट का रेट और मैट का बुक प्रॉफिट बताओ, क्वेश्चन में मेंशन होगा। अरे सारे ध्यान से सुन लो, ये बंद कर दे यार यहाँ भी दिखाई दे रहा तो क्या खोल के बैठा उसमें। नेक्स्ट, तो आप ये बताओ मुझे, मैट क्या है? मिनिमम टैक्स। ये कब एप्लीकेबल होगा? जब आपका करंट टैक्स मींस व्हाट? टैक्सेबल इनकम पर दिया जाने वाला टैक्स, बोलो, कम होगा, मैट से कम होगा, अदरवाइज मैट साइलेंट रहेगा। और आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 क्या बोलता है? मैट इज ट्रीटेड एज करंट टैक्स ऑल्सो। कब? जब आपका करंट टैक्स मैट से नीचे चला जाए तो मैट इक्वल्स टू करंट टैक्स हो जाएगा। समझ में आ गया? मैंने करंट टैक्स एज पर टैक्स लॉ बताओ कितना निकाला? 100 रुपी, कल बताया था मैंने। आप टैक्स, करंट टैक्स मीन्स जो टैक्सेबल इनकम पर एज पर टैक्स लॉ टैक्स बनेगा वो 100 रुपी। मैंने टैक्सेबल इनकम पर टैक्स रेट जो भी बनती है उसके हिसाब से निकाला, वो 100 रुपी का आया। अब मैंने मैट बुक प्रॉफिट पर मैट रेट से निकाला, जो क्वेश्चन में मेंशन होगी, वो 50 रुपी आया। तो मुझे फिर करंट टैक्स ही देना है। लेकिन अगर इसको मैं जस्ट रिवर्स कर दूं, करंट टैक्स 50 रुपी और ये 100 रुपी, तो बताओ फिर क्या होगा? गए बात दिमाग में? करंट टैक्स ही मैट हो जाएगा, ये फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। सॉरी सॉरी, ये आपका करंट टैक्स हो जाएगा, फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। चलो अब बेटा मैं एक क्वेश्चन आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, आप लोग, मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग उसका प्रॉपरली आंसर देना जो मैं पूछूंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, पेज नंबर है 113 और एग्जाम्पल नंबर है 2। From the following details of the A Limited for the year ended 31st March 2011, calculate the deferred tax assets and deferred tax liability. Again DTA DTL निकालना है आपको, and the amount of the end का मतलब एक दूसरी बात, दो चीजें कैलकुलेट करके दिखानी है, and the amount of the tax to be debited to P&L account। और बताओ अमाउंट ऑफ द टैक्स जो P&L में डेबिट किया जाएगा। तो मैंने कल आपको बताया था, इसने इनडायरेक्टली बताओ क्या बता दिया आपको? DTL बनने वाला है। चलो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स 6 लाख कैसे निकाले गए? P&L वीएंडल बनाया होगा, आप लोगों से कभी एफर्ट करवाए नहीं जाएंगे, P&L बनाकर उसने ये निकाल दिया होगा। बुक प्रॉफिट्स एज पर मैट कैसे कैलकुलेट किया? मैंने कहा था मैटर नहीं करता, बुक प्रॉफिट आपको मेंशन होगा, इस लेवल पर आपको कैलकुलेट करना ना तो सिखाया जाता और ना दिया जा सकता। नेक्स्ट, प्रॉफिट एज पर टैक्स लॉ 60,000। हालांकि टैक्स लॉ तो पढ़ रहे हो आप, तो भी मैंने कहा था वो आपसे कभी भी इसमें पूछेगा नहीं, आपको मेंशन करेगा। नेक्स्ट, टैक्स रेट यानी एज पर टैक्स लॉ जो आपकी टैक्स रेट है ये है, मैट की रेट अलग होती है, मैट की रेट ये है। मुझे दो चीज़ों के आंसर देने हैं इसमें तो सबसे पहला काम बताओ मैं क्या करूं?
यहाँ पर देखिए आप लोग, नंबर 1 आंसर, बाद में लिख लेना, पहले समझ लो एक बार आंसर। मुझे बताओ, मैं नंबर 1 बताओ, यहाँ पर आपका आ गया टैक्स, टैक्स ऑन अकाउंटिंग, सॉरी, टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट, बोलो टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्सेबल इनकम, इनकम कितना है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, 20%, तो ये हो गया आपका 12,000। सेकंड बोलो, टैक्स ऑन एज पर मेट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, या टैक्स एज पर मेट नहीं, टैक्स ऑन, बोलो बुक प्रॉफिट्स, टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट्स, बुक प्रॉफिट्स कितने हैं 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5%, 26,250, 26,250। जल्दी से बोलो बेटा, बाद में लिख लेना। अभी लिख लेना, मैं लिखवा दूंगा, जल्दी से बोलो। करंट टैक्स 26,250, बोलो, बात समझ में आ गई सबको? क्योंकि हमें साफ दिख रहा है टैक्सेबल इनकम पर लगने वाला टैक्स कम है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स है, तो ये आपका करंट टैक्स। हाँ बेटा, नहीं दिख रहा? चलो बेटा, ये कितनी जगह खाली पड़ी है मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग पीछे क्यों बैठ गए? पूरी साबुत की साबुत बेंचें खाली पड़ी है। नेक्स्ट, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, अब सही है? टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम 60,000 इंटू 20%, रुपीज 12,000, टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट्स 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7.50%, 26,250। तो बताओ मेरे लिए क्या आ गया, करंट टैक्स सामने आ गया। तो बताओ मुझे पूछा क्या गया था, डीटीए और डीटीएल क्या बनेगा, एक बात, और दूसरी बात अमाउंट टू बी डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। तो बताओ पी एंड एल में क्या डेबिट होगा, पी एंड एल में क्या डेबिट होगा? एक बेटा टैक्स एक्सपेंस, मेरी बात सुनो, पी एंड एल, आपने पी एंड एल का फॉर्मेट याद है, तो उसमें टैक्स एक्सपेंस आता है, और टैक्स एक्सपेंस क्या होता है? करंट टैक्स प्लस डेफर टैक्स। अब वो डेफर टैक्स क्या है वो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज पता चल गई, बताओ क्या? करंट टैक्स पता चल गया जो पी एंड एल में डेबिट होने वाला है। तो अभी मैं दोनों ही चीज निकालने की पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि मैं ये भी नहीं लिख सकता कि अमाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल, क्योंकि अभी एक ही एलिमेंट पता चला है। तो पहले मैं बताओ किस पर काम करूं, बोलो। नंबर 1 कह लो, ए कह लो, या 3 कह लो, जो भी आप कहना चाहो। नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ डी टी ए या डी टी एल। मुझे नहीं पता अभी क्या बनेगा, मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकलता है डी टी डिटेल, आप बताओ जल्दी से मुझे। आप ये बताओ क्या है और कितने अमाउंट का है, कैलकुलेटर उठा के कैलकुलेट करके बताओ। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर में मत देखना, क्वेश्चन उठाकर कैलकुलेट करके क्वेश्चन देखना, आंसर मत देखना। क्या क्या निकलेगा और कितने अमाउंट का निकलेगा, डीटीए आएगा या डीटीएल आएगा? वेरी गुड बेटा, डीटीएल गौरव 1,08,000। बेटा शायद आपको समझ में आ गया होगा, डीटीएल आएगा। और डीटीएल, जब भी मैं डीटीए डीटीएल निकालता हूँ तो बताओ मैं क्या करता हूँ,
बेटा आप वो है ना प्रोसेस में बार बार शुरू से बोलता है, आप आंसर निकालोगे तो हर क्वेश्चन में आंसर पॉसिबल नहीं है आपका आ जाएगा। जब भी मुझे डीटीए डिटेल निकालना है तो बताओ मुझे सबसे पहले क्या चेक करना होगा, क्या डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस हैं किस में, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में, क्या वो डिफरेंसेस टाइमिंग डिफरेंसेस हैं, अगर हाँ तो वो डीटीए डिटेल को जन्म देंगे और परमानेंट डिफरेंस है तो वो जन्म नहीं देंगे। तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। तो बताओ यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है, अकाउंटिंग इनकम 6 लाख, टैक्सेबल इनकम 60,000, तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू अमाउंट रुपीज 5,40,000, 5,40,000 का डिफरेंस है। आ गया समझ में? तो मैंने डिफरेंस पता लगा लिया 5,40,000, सबको समझ में आ रहा है? 5,40,000 का डिफरेंस है। अब ये बताओ ये टाइमिंग डिफरेंस है परमानेंट डिफरेंस है? मैंने आपको कहा था कुछ नहीं कहा जाए तो ये टाइमिंग डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस तो कभी सोचना ही नहीं है आपको, क्योंकि परमानेंट डिफरेंस में कुछ करना ही नहीं होता। तो 5,40,000 का टाइमिंग डिफरेंस मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे क्या सोचना है, ये डीटीए को जन्म देगा या डीटीएल को जन्म देगा? तो फिर मुझे किस पर फोकस करना होगा, टैक्सेबल इनकम पर। टैक्सेबल इनकम इस साल कम है बेटा, टैक्सेबल इस कम है तो इस बार टैक्स कम दिया, टैक्स कम दिया तो आगे ज़्यादा देना पड़ेगा, तो यानी मैंने मेरी लाइबिलिटी को डेफर करा दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर बनेगा डी टी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। बोलो आ गया समझ में? 5,40,000 ये जो कि डिफरेंस है इनटू 20%, बोलो कितना आ गया? 1,08,000। गई बात दिमाग में? 1,08,000। अब बताओ, ये मुझसे दो बातें पूछी थी इसने, डिटेल बताओ तो बता दिया। पॉइंट नंबर 4 बताओ, अमाउंट, अमाउंट टू बी डेबिटेड, डेबिटेड टू पी एंड एल। मुझे बताओ अमाउंट पी एंड एल में कितना डेबिट होगा? ना ना ना, अभी अभी मैंने बताया था, करंट टैक्स इनटू प्लस डी टी एल, दोनों ही पी एंड एल पे वर्डन है इस साल। तो करंट टैक्स कितना था? 26,250 प्लस 1 लाख। क्या समझ में आ गई सबको बात? ये करंट टैक्स बताओ क्या है ये मैट है। मैट टैक्स, मैट को क्या ट्रीट किया जा सकता है? करंट टैक्स ट्रीट किया जा सकता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। जल्दी से नोट करो बेटा आंसर, जल्दी से आंसर नोट करो। हाँ बेटा करो, आंसर नोट कीजिए फटाफट।
लिख लिया सबने? चलो आगे। अब बेटा एक चीज देख लो, क्या हमारे आंसर और इसके आंसर में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है क्या, जो बुक में लिखा है? देखो एक बार बेटा, इसने क्या निकाला? टैक्स एक्स पर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, ठीक है ना। दूसरा टैक्स एक्स पर इनकम टैक्स, टैक्स एक्स पर मेट। बेटा आप गलत किया वो किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन टैक्स एक्स पर अकाउंटिंग प्रॉफिट क्यों निकाला वो मुझे समझ नहीं आया। अब इसने पता क्या किया है, टैक्स एज पर अकाउंटिंग प्रॉफिट निकाल कर 1,20,000 और 12,000 का डिफरेंस निकालना, 1,08,000 इसने ऐसे निकाल दिया। लेकिन ठीक है, ये चीज इंटरप्रिटेशन का सही तरीका नहीं है। ठीक है, आपका आंसर मैच हो रहा है वो एक अलग इशू है, बात समझ में आ रही है। ये बताओ, टैक्स एक्सपेंस करंट टैक्स प्लस डेफर टैक्स, इसने पता डेफर टैक्स कैसे निकाला है? करंट टैक्स क्या होता है? टैक्सेबल ना 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 सॉरी, टैक्स एक्सपेंस क्या होता है? करंट टैक्स प्लस डेफर टैक्स। इसका मतलब टैक्स एक्सपेंस क्या हुआ बेटा? टैक्स एक्सपेंस है अकाउंटिंग इनकम पर लगने वाला टैक्स। टैक्स एक्सपेंस क्या हुआ? अकाउंटिंग इनकम पर। आप यही तो कर रहे थे अकाउंट, आप अकाउंटिंग में कहीं से डेटा इंपोर्ट कर रहे थे। कहां से? टैक्स डिपार्टमेंट से। तो उनको अकाउंटिंग वालों को नहीं जचा, वो बोल रहे हैं भाई अकाउंटिंग में अगर 6 लाख का प्रॉफिट है तो बताओ अकाउंटिंग इनकम पर कितना लगना चाहिए? 1,20,000। तो 1,20,000 को बताओ मैंने क्या कहा? टैक्स एक्सपेंस। और टैक्स एक्सपेंस में करंट टैक्स कितना है? 12,000। तो बताओ फिर एडजस्टमेंट करो किसका? अगर 1,20,000 का टैक्स लगना चाहिए तो टैक्स वालों ने मुझे बताओ क्या बोलकर भेजा? बेटा टैक्स एक्सपेंस का मतलब है जो अकाउंटिंग इनकम पर लगने वाला टैक्स, 1,20,000। मैंने उनसे पूछा टैक्स वालों से, तो उन्होंने करंट टैक्स कितना बताया? 12,000। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब 1,20,000 तो बनता है मेरा, लेकिन 12,000 दे रहा हूं, तो अभी गवर्नमेंट ने छोड़ दिया तो आगे पकड़ लेगी। तो बताओ मैंने ये एडजस्टमेंट कर दिया, क्या? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। बोलो कितने रुपए? 1,08,000 का गया क्या दिमाग में? लेकिन ये इंटरप्रिटेशन का सही तरीका, क्योंकि बेटा डेफर टैक्स हमेशा जन्म नहीं लेता, वो केवल और केवल टाइमिंग डिफरेंस से जन्म लेता है। अगर ये जो इनकम, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के डिफरेंस परमानेंट होते तो फिर ये आपका डेफर टैक्स क्रिएट ही नहीं होता। तो ये गलत तरीका है, हालांकि ठीक है, अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलो मैं आगे, मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, तो डेफर टैक्स लायबिलिटी और वो। तो प्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत इशू है, आप चाहो तो ये फॉलो कर लीजिएगा, चाहे तो ये वाला, जैसा भी चाहो। नेक्स्ट, अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट। हाँ कुछ पूछना है? चलें आगे, लिखो जल्दी से आगे। टैक्स हॉलीडे। बेटा लिखो सारे बच्चे, टैक्स हॉलीडे। नोट नंबर नेक्स्ट, डेफर टैक्स in respect of timing difference which originate during the tax holiday period and reverse during the tax holiday period should not be recognized
however defer tax in respect of timing difference which originate during tax holiday period and reverse after tax holiday period should be recognized in the year in which the timing difference originate. DTA subject to prudence. हाँ लिख लिया सबने? जल्दी लिखो तो बातचीत मत करो बेटा. चलो मैं आगे. बेटा इसमें क्या लिखा है ये आप समझने की कोशिश करो. ये क्या बोल रहा है? टैक्स हॉलिडे. टैक्स हॉलिडे शायद आप समझते होंगे. बताओ जिसमें क्या हो रहा है, एंटिटी क्या कर रही है? अरे इनकम अर्न कर रही है, उसकी टैक्सेबल इनकम भी कैलकुलेट हो रही है और अकाउंटिंग इनकम भी कैलकुलेट हो रही है. बताओ टैक्सेबल इनकम आ भी रही है लेकिन वो टैक्स नहीं दे रही, पे नहीं कर रही, यानी टैक्स लायबिलिटी उसकी जीरो है. क्या टैक्सेबल इनकम नहीं है क्या? अरे टैक्सेबल इनकम तो है लेकिन टैक्स लायबिलिटी जीरो है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? एग्जाम्पशन दे रखी है, टैक्स हॉलिडे फॉर 5 ईयर्स 10 ईयर्स जो भी है. अगर ऐसा है तो आपका अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं? डेफर टैक्स. बताओ टैक्स हॉलिडे पीरियड में भी क्या निकलेगी?
अरे इनकम तो कैलकुलेट होगी ना, टैक्स हॉलिडे का मतलब ये थोड़ी कि आप इनकम भी कैलकुलेट नहीं करोगे, इनकम तो कैलकुलेट करोगे। हाँ, टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी, बस फर्क इतना सा है। तो बताओ मैं जब टैक्स हॉलिडे पीरियड में अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम देखूंगा तो बताओ क्या बनेगा, डेफर टैक्स तो बनेगा, डेफर टैक्स तो बनेगा। वो डेफर टैक्स असेट्स भी हो सकता है और डेफर टैक्स लायबिलिटी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डेफर टैक्स AS 22 के हिसाब से कब जन्म लेता है, जब अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस होता है। तो क्या टैक्स हॉलिडे पीरियड में अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस नहीं आएगा क्या? अरे आएगा। टैक्स हॉलिडे पीरियड, मान लो आप 5 साल के लिए किस में चले गए, टैक्स हॉलिडे में चले गए, तो 5 साल तक आपकी अकाउंट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट तो होगी, कंप्यूट तो होगी, टैक्स लायबिलिटी जीरो बनेगी। तो जब आपने टैक्सेबल इनकम निकाली फर्स्ट ईयर में, किससे कंपेयर कर रहे हो, अकाउंटिंग इनकम से कंपेयर कर रहे हो, तो बताओ दोनों में क्या आ रहा है, तो बताओ ये किसको जन्म देगा, डेफर्ड टैक्स को। अगर ये टाइमिंग डिफरेंस है तो ये डेफर्ड टैक्स को जन्म देगा। अब ये बात आती है कि मुझे वो डेफर्ड टैक्स असेट्स या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनानी चाहिए या क्यों? क्योंकि आप क्या मानकर DTA DTL बनाते हो, इस साल टैक्स कम दिया तो अगले साल ज़्यादा देना पड़ेगा, इस साल ज़्यादा दिया तो कम देना पड़ेगा। ये बताओ आने वाले सालों में तो देना ही नहीं है। तो फिर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, वो बोलता है डेफर्ड टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस विच ओरिजिनेट ड्यूरिंग द डेफर्ड टैक्स, केवल किसका, और नहीं भी बोले तो अंडरस्टूड है कि टाइमिंग डिफरेंस का, डेफर्ड टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस विच ओरिजिनेट ड्यूरिंग टैक्स हॉलिडे पीरियड एंड रिवर्स ड्यूरिंग टैक्स हॉलिडे पीरियड। क्रिएट भी कब होगा और रिवर्स भी कब होगा, उसको रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि उसका कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि टैक्स ही नहीं दे रहे तो क्या मतलब है उसको रिकॉर्ड करने से। हाउएवर डेफर टैक्स in respect of timing difference which originate during tax holiday period but reverse after tax holiday period should be recognized. कब? in the year in which, अरे आ रहा है कुछ समझ में, क्या लिखा है ये देखो, इसमें ये कहना है यार ऐसे क्लास चलेगी क्या फिर? मुझे ये बताओ, ये आपका मान लो ये 10 ईयर है और आप 5 ईयर में बताओ किस में चले गए, टैक्स हॉलिडे में हो आप। यहां आपने एक बताओ क्या खरीदी, 1000 की असेट परचेज की, आपने 1000 की असेट परचेज की, इसकी लाइफ कितनी है 10 ईयर्स। तो ये मैं असेट की बात कर रहा हूँ, असेट बताओ ये असेट टैक्स में बताओ क्या हो गई पहले ही साल, 100% अलाउड हो गई है, 100% अलाउड हो गई। तो पहले साल के एंड में ये फर्स्ट ईयर एंड है, ये सेकेंड ईयर एंड है, ये थर्ड ईयर एंड है, फोर्थ एंड ये फिफ्थ ईयर एंड है, ये 5 साल आप टैक्स हॉलिडे में पीरियड उसमें हो। तो यहां पर बताओ अगर आपकी दोनों की इनकम सेम मान लें हम, दोनों इनकम सेम है, अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम बिफोर डेप्रीशिएशन दोनों सेम है, तो बताओ डिफरेंस कितने का आ गया पहले साल के एंड में? अरे 900 का टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट हुआ या नहीं हुआ? बेटा अकाउंटिंग इनकम में तो आपने डेप्रिसिएशन 100 रुपी चार्ज किया और यहाँ पर 1000 रुपी चार्ज किया, तो 100 रुपी और 1000 रुपी, तो बताओ 100 दोनों तरफ है, 100 तो यहाँ भी चार्ज है, 100 यहाँ भी चार्ज है, तो यहाँ कितना एक्सेस चार्ज हुआ, 900 एक्स्ट्रा चार्ज हुआ, और ये 900 ही तो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और ये 900 क्या है आपका बताओ, टाइमिंग डिफरेंस, ये 900 टाइमिंग डिफरेंस है। कहने का मतलब ये 900 किस में भी डेबिट होगा, चार्ज होगा, अकाउंटिंग में भी चार्ज होगा, लेकिन अलग अलग ड्यूरेशन पर। गई क्या बात दिमाग में?
तो बताओ इस 900 टाइमिंग डिफरेंस का बताओ मुझे क्या कर लेना चाहिए, बोलो डेफर टैक्स असेट्स या डेफर टैक्स लायबिलिटी, बताना क्या बनेगा। इसकी वजह से मेरी टैक्सेबल इनकम इस साल की कम हो गई, तो कम हो गई तो टैक्स कम बना, आगे ज़्यादा बनेगा, तो बताओ मुझे DTL क्रिएट कर लेना चाहिए। कितने पर? नहीं, 900 पर नहीं क्रिएट करना। अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब डेफर टैक्स ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस विच ओरिजिनेट ड्यूरिंग टैक्स हॉलिडे पीरियड। तो बताओ ये टाइमिंग डिफरेंस ड्यूरिंग टैक्स हॉलिडे पीरियड ओरिजिनेट हुआ है एंड रिवर्स ड्यूरिंग टैक्स हॉलिडे पीरियड। बताना, यहाँ 100 रिवर्स हो जाएगा, यहाँ 100, यहाँ 100 और यहाँ 100। टैक्स हॉलिडे पीरियड में बताओ 400 रिवर्स हो जाएगा। तो बेटा जब ये 400 रिवर्स हो जाएगा तो आपको कोई बेनिफिट मिलेगा क्या? क्योंकि इस ड्यूरेशन में तो आप टैक्स देने वाले ही नहीं हो, टैक्स हॉलिडे में हो, कोई मतलब ही नहीं है। तो बताओ मुझे फिर इस साल ये देखना पड़ेगा कि जब 900 ओरिजिनेट हुआ है और रिवर्सल 400 हो रहा है ड्यूरिंग टैक्स हॉलिडे पीरियड, आफ्टर टैक्स हॉलिडे पीरियड कितना रिवर्स होगा? 500। तो मुझे इसका तो रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। क्लियर है? जो टाइमिंग डिफरेंस ड्यूरिंग टैक्स हॉलिडे पीरियड ओरिजिनेट हुआ और ड्यूरिंग टैक्स हॉलिडे पीरियड ही रिवर्सल हो गया, उसका डेफर टैक्स इफेक्ट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हाउएवर आगे कुछ और भी लिखा है, डेफर टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस शुड बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन सा वाला? विच ओरिजिनेट ड्यूरिंग टैक्स हॉलिडे पीरियड बट कैपेबल ऑफ रिवर्सल आफ्टर टैक्स हॉलिडे पीरियड। ये ओरिजिनेट तो टैक्स हॉलिडे पीरियड में हुआ, लेकिन इसका रिवर्सल तो बताओ कितने का रिवर्सल बाद में लोगे आप? 500 का रिवर्सल आ गया आएगा। तो बताओ मुझे इस साल कितने का DTA या DTL बना लेना चाहिए? 500 का। उसमें लिखा हुआ है कब बनाओगे, इन विच ईयर, जहां टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट हुआ है उसी साल उस अमाउंट का। तो इस इन दिस पर्टिकुलर केस मुझे 500 रुपए का DTL डे 1 यानी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर क्रिएट कर लेना चाहिए, जिसका मैं रिवर्सल आने वाले 4 सालों में नहीं करूंगा, फिर 6th ईयर से इसका रिवर्सल करूंगा। अगर ये डेफर टैक्स असेट्स है तो प्रूडेंस, आप देखोगे फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम है या नहीं है अकॉर्डिंगली। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो लिखवाया? बेटा इस पर थ्योरेटिकल आया हुआ है, ये आप लोग पढ़ोगे तो मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो चलो इसके साथ ही बेटा क्या कंप्लीट हुआ? AS22 कंप्लीट हुआ। AS22 में आपको सारी बातें बता दी, DTA DTL और क्वेश्चन भी करवा दिए। आप अपना एक बार दोबारा रिवाइज कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को कीजिएगा, फिर आपके RTP MTP के जो भी क्वेश्चन हैं, जो डाउट हो वो पूछ लीजिएगा। तो बेटा आज के लिए इतना। हरे कृष्ण। DTA DTL लिख दिया गया बेटा। DTA के केस में बताया तो था, DTL तो जितना मन में आए क्रिएट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन DTA को जब आप क्रिएट करोगे तो क्या देखोगे? 2 चीज, या तो रीजनेबल सर्टेनिटी या फिर वर्चुअल सर्टेनिटी विद कन्विंसिंग एविडेंस। कन्विंसिंग एविडेंस बताया था आपको। रीजनेबल सर्टेनिटी का मतलब प्रॉफिट हो रहे हैं तो आगे भी प्रॉफिट होंगे। वर्चुअल सर्टेनिटी का मतलब अगर आप लॉस की वजह से DTA बना रहे हो तो ये देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। हरे कृष्ण।